पहली बार मैं भी जो सत्संग में नई नई जुड़ी हूँ तो मुझे आइडिया नहीं था। पर गुरुजी से मैंने बोला था कि गुरुजी मेरे को सत्संग करना है, तो आज उन्होंने मेरे को मौका दे दिया। असल में गुरुजी की संगत, जय गुरुजी, गुरुजी को प्रणाम, गुरुजी की संगत को प्रणाम। मैं सबसे पहले तो अपना जो सबसे बड़ा सत्संग होता है कि गुरुजी से आप जुड़े कैसे, तो मैं वो उसके बारे में बताना चाहूंगी। मैं थोड़ा सा पीछे जाकर मैं बोलूंगी कि 2016 से पहले मैं 2016 में गुरुजी से जुड़ी। ऐसा हुआ कि 2016 से पहले 15 साल से मैं बहुत परेशान थी। अपनी रिलेशनशिप विद माय हस्बैंड वाज गोइंग टू वर्क एंड आई वाज इन ऑलवेज टीयर्स। और मैं हर लोगों से पूछती थी कि मैं क्या करूं, और लोग मुझे कुछ कुछ बताते थे, पागल भी कहते थे मुझे कई लोग, और मैं बहुत परेशान हो गई थी। एक जन ने बोला कि मुझे शिव जी का मंत्र करना है। मैं शिव जी का मंत्र करने लगी। उसी बीच में एक जन ने मेरे को ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी भी दी। अब क्या हुआ कि एक 22 मई 2016 की बात है कि मेरा एक फोन आता है मेरी बहुत पुरानी एक फ्रेंड का, जो मेरी 10 साल पहले पुरानी फ्रेंड थी और उससे 6 साल से मैं नहीं मिली थी। उसका एकदम अचानक फोन आता है कि नम्रता, पता नहीं तेरी बहुत याद आ रही है, तो आ मेरे घर पर मिलने के लिए। मैंने बोला ठीक है, आ जाती हूँ। अब पता चलता है कि गुरुजी ने उसको थॉट दिया था। खैर मैं उठ के घर पहुंची तो मेरा उधर भी रोना छूट गया। तो बोली कि ऐसा है कि मैं तुम्हारी कोई परेशानी हल नहीं कर सकती हूँ, पर जो कर सकता है उसके पास ले जाती हूँ। फिर उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, लाइट ऑफ डिविनिटी ऑफ बुक दी उसने मुझे। और मैंने बोला ठीक है, अपन ऐसा है कि कल चलते हैं। संडे था उस दिन, नेक्स्ट डे, सॉरी मैं संडे को गई थी उसके पास, मंडे था नेक्स्ट दिन। तो मैंने बोला मंडे को चलते हैं अपन लोग, और मेरे हस्बैंड भी नहीं है घर पे, 2-3 दिन बाद आने वाले हैं, तो मंडे को चलते हैं। तो हम उसके साथ 23 मई को मैं गुरुजी के यहाँ पहली बार गई। मेरे को उसी दिन मेरी फ्रेंड ने बोल दिया था कि ये डेट याद रखना, तेरी लाइफ चेंज हो जानी है, तो इस डेट को याद रखना और इसको एनिवर्सरी ऐसा मनाना। मैंने बोला ठीक है। मैंने उस समय तो सीरियस नहीं लिया था, पर हाँ मैंने ये डेट याद रखी थी। खैर उस दिन बहुत अच्छा लगा। गुरुजी के यहाँ गए, वापिस ही में उसके कार में इतनी खुशबू आ रही थी गुरुजी की, समझ में नहीं आ रहा था। मेरे को लगा था टेंट लगा है किसी ने कि क्या किया है। पर खैर वापिस आई और फिर मेरा मन किया कि नहीं, मंडे के अलावा मेरे को और किसी दिन भी करना चाहिए जिस दिन लंगर प्रसाद होता है। तो मैंने बोला कि यार मेरे को फिर से चलना है, थर्सडे फ्राइडे या सैटरडे संडे चलना है। तो बोली ठीक है, अपन फ्राइडे का प्रोग्राम बना हमारा। तो उस समय तक मेरे हस्बैंड आ गए थे। तो थर्सडे की रात को मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि ऐसा है कि मैं जा रही हूँ। बोले कहाँ जाना है? मैंने बोला शिव जी का मंदिर है उधर जाना है। बोले कि नहीं तुम जैन मंदिर जाओ। मैंने बोला कि मुझे जाना है। बोले क्यों जाना है? मैंने बोला शांति के लिए जाना है। बोले नहीं जैन मंदिर जाओ। मैंने बोला नहीं मुझे जाना है और देर भी हो जाएगी क्योंकि द्वारका में रहती हूँ। तो मैंने बोला कि उधर से वापस लौटूंगी तो 11 बज जाएंगे, और ऐसा सब कुछ बताकर भी नेक्स्ट डे में चली गई। नेक्स्ट डे में वापसी में जब आई तो साथ में मेरे पास गुरुजी का स्वरूप भी था और मैं लेट भी हो गई थी, 11 बज गए थे। तो मेरे हस्बैंड ने देख लिया होगा मेरा पर्स, तो उन्होंने मेरी लड़की को बोलना शुरू किया जो जी कर रही थी, मेरा लड़का 12th में था। तो उसको बोलना शुरू कर दिया कि ये तांत्रिक के पास गई, और बोलते हैं कि मैं इसको कुछ पैसे वैसे कुछ नहीं दूंगा खर्चे के लिए, ये और ये कहीं आई जाएगी नहीं, और ये तो पता नहीं क्या उल्टे सीधे काम करती है। तो मैंने बोला कि यार मैं तो ये कुछ कर नहीं रही हूँ। मैंने उनको मनाने की पूरी कोशिश की सैटरडे के दिन, पर वो माने नहीं, और है ना बात भी नहीं कर रहे मेरे से, और जो भी कुछ बात कर रहे वो अपनी लड़की से बात कर रहे। मैंने बहुत कोशिश की पर नहीं सुने। मैं परेशान होकर सैटरडे की रात को सो गई। खैर सैटरडे की रात को मेरे को 3 या 4 बजे के बीच में वॉशरूम जाना पड़ा, और जब मैं वापस आई तो मुझे गुरुजी की आवाज सुनाई दी। वो बोलते हैं, मैं पंजाबी में नहीं बोल सकती, पर उन्होंने ये बोला कि ये बंदा सोचता है कि इसे कोई हरा नहीं सकता, मैं इसे हराऊंगा। एंड मैं भी पंजाबी में बोल रही हूँ,
जो कुछ करना है गुरुजी करेगा, और मैं सो गई। अब नेक्स्ट दिन की बात है, संडे के दिन गुरुजी ने, मुझे अब लगता है गुरुजी ने बोला कि साइलेंस में रहना है, तुम्हें बोलना नहीं है। मैंने हस्बैंड को लिख लिख कर सॉरी मांगती गई, पैर पड़ गई, सब कुछ हो गया, पर नहीं माने, मेरे से बात ही नहीं कर रहा। तो अल्टीमेटली मेरे को बोलते हैं कि जाओ तो मंदिर में ही रहा करो। तो मैंने बोला अब हो गया बात, अब मैं जा रही हूँ। मैं इतनी परेशान हो चुकी थी कि मैंने बोला कि अब मैं जा रही हूँ, अब मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो मैंने अपना पैक किया सामान, और मैंने अपनी एक फ्रेंड से, दूसरी फ्रेंड से बात की, जर्नलिस्ट थे वो। तो उसने बोला कि हैरेसमेंट सेल फोन कर दो, बहुत ज्यादा हैरेसमेंट हो रहा है तुम्हारा। तो मैंने हैरेसमेंट सेल फोन कर दिया, और मैं जो आंटी ले गई थी मुझे, उनके घर चली गई। उधर आंटी ने बोला कि अरे यार मेरे हस्बैंड तो नहीं मानेंगे, इधर तुम कैसे रह सकती हो। तो अल्टीमेटली मैं वापस आ गई, और मेरे पास थोड़े से जेवर भी थे। तो मैंने अपनी एक फ्रेंड के यहाँ जाकर, मैंने अपनी सोसाइटी में ऊपर जाकर अपनी फ्रेंड को बोला कि तुम मुझे रख लो, क्योंकि मैं अपनी बहन के यहाँ आगरा जा रही हूँ। तो उसने बोला कि उसके हस्बैंड IAS ऑफिसर थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम आपके हस्बैंड को बुलाते हैं और बात करते हैं। पर मेरे हस्बैंड नहीं आए, मेरी लड़की आई। हैरेसमेंट सेल वालों ने भी फोन किया, तो हैरेसमेंट सेल वालों को मेरी लड़की ने मना कर दिया। मैं इसके सिग्निफिकेंस बाद में बताऊंगी। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि इसको जहां भी जाना जाए, आए नहीं। और मेरी लड़की भी बोली कि मेरे मदर फादर बहुत लड़ते झगड़ते हैं, और मेरी पापा बहुत तेज हैं, मम्मी को अलग रहना चाहिए। तो अल्टीमेटली यही हुआ कि मैंने बोला कि मैं अभी आगरा जाती हूँ, फिर उधर से जबलपुर चली जाऊंगी। आगरा गई, मैं अपनी एक टैक्सी की, आगरा पहुंची। और आगरा से मेरा जबलपुर का पहले से ही रिजर्वेशन था, क्योंकि मेरी मदर और फादर का 50th मैरिज एनिवर्सरी थी। सभी का रिजर्वेशन था, तो हम लोग उधर पहुंच गए जबलपुर में, आगरा से जबलपुर। तो उधर पर सभी का रिजर्वेशन था, मेरे हस्बैंड भी आए, पर वो हमारे घर नहीं ठहरे। वो ठहरे मेरे एक मामा के पास, उनको अपनी तरफ किया, और एक एक करके हम लोग को बुलाकर, मैंने मेरी मदर फादर को अलग से उन्होंने डील किया, और हम लोग को बुलाकर इतनी जम के हैरेसमेंट डाला, इतनी ज्यादा हैरेसमेंट किया, हमारी बात तो सुनी नहीं, और हमें इतना ज्यादा हैरेस किया। ना मेरे भाई की सुन रहे, ना मेरी बहन की सुन रहे, ना बहनों की सुन रहे, ना भाभी की सुन रहे, ना मेरी सुन रहे, किसी की भी नहीं सुन रहे। और सब कुछ अपने बोल बोल कर टै 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 करके चले, और बोलते हैं कि मैं मेरे को बहुत प्यार करता हूँ, वो आना चाहे तो आ जाए, पर मेरी शर्तों पर आएगी, और मैं इसको मैं जो बोलूंगा वो करेगी, और पैसे कमाएगी अपने आप ही, और खर्चा चलाएगी। मैं तो इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि इनके फोन से या नाम से मैं थर कांपती थी और रोती थी। मैंने बोला मैं नहीं जा सकती इस आदमी के पास सब दोबारा। और है ना, मैंने बोला कि गुरुजी को याद करती थी, गुरुजी को जवाब ही न दें। अच्छा, फिर मैं गुरुजी का ध्यान लगाती थी। तो एक बार गुरुजी ने मेरे को विजन में दिखाया, 3 विजन दिखाया उन्होंने, गुरुजी का ध्यान लगाया। तो पहला विजन था कि मेरा जो सोल है वो आग में सुलग रहा है, और उस आग से निकला, रास्ते में भी आग है, और फिर ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर सुकून है, गार्डन जैसी जगह पर। और फिर तीसरा उन्होंने दिखाया कि मैं बीच में खड़ी हूँ लाइट के साथ, और चारों तरफ लोग घूम रहे हैं जैसे गरबा करते हैं, मैंने लोग घूम रहे हैं। मैंने बोला ठीक है गुरुजी, अब कहाँ जाना है मुझे। तो जब जैसे जैसे लोगों ने, मेरी फ्रेंड्स वगैरह ने मेरे को बोला, मेरे भाई लोगों ने, मेरे माँ बाप ने बोला, उस हिसाब से मैं लॉयर वगैरह के पास गई। I was so naive. I trusted my husband so much that I never knew. लॉयर बोलते थे आपको तो प्रॉपर्टी के बारे में भी नहीं पता कि कौन सी प्रॉपर्टी आपके नाम है, क्या है, और सब। मैंने बोलते कि आपका तो कुछ केस ही नहीं बन रहा, आप क्या करोगे। और उधर मेरे हस्बैंड का फोन आता है कि मैं राजेश खन्ना की तरह भी जी सकता हूँ, मैं धर्मेंद्र की तरह भी शादी कर सकता हूँ, और मेरे को ऐसे हैरेस करे, सबको साइन करे वो। अब मैं तो बड़ी परेशान। अच्छा, फिर उसके बाद में थाने में रिपोर्ट, एक जन ने बोला कि थाने में FIR कर दो, तो जिससे उनको इधर आना पड़ेगा। उधर फैमिली काउंसलर के उधर थाने में गई, पहली बार जिंदगी में थाने में गई। मेरा तो ऐसा दिल धक करे, पर गुरु जी बोले नहीं, मैं सब लोग तुम्हारे साथ हैं, देवी देवता सारे तुम्हारे साथ हैं, तुम जाओ।
उधर तक थाने में गए फैमिली काउंसलर के उधर पर, तो बोले कि हम एक मैंने समय में आपका भिजवाते हैं उनको, कि उनको इधर आना पड़ेगा और वो उनको फैमिली काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी। पर वो मेरे ब्रदर को दे दिया। ब्रदर ने क्या किया कि उसे पोस्टल ऑर्डर की जगह उसने कोरियर कर दिया। असल में कोई भी गवर्नमेंट का जो भी डॉक्यूमेंट होता है, इट शुड गो बाय पोस्ट ऑफिस से, उसका महत्व रहता है। पर अगर आप कोरियर से वो भेजते हैं तो कोरियर का कोई महत्व नहीं होता। एवरीवन कैन से कि वो तो खो गया, मुझे मिला नहीं। तो बिकॉज माय हस्बैंड वाज कंसल्टिंग अ लॉयर, तो उसमें तो आया नहीं वो बंदा, हस्बैंड आया नहीं। अल्टीमेटली मैं हस्बैंड वो गुरुजी से पूछती थी, गुरुजी मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है? तो वो बोलते दिल्ली जाना है। मैंने बोला गुरुजी दिल्ली जाना है तो मेरे को निकाला क्यों आपने उधर से? तो खैर ऐसी कंडीशन हुई कि मेरे माँ बाप वैसे गाजियाबाद में रहते हैं और मेरा भाई का घर जबलपुर था। तो मैं मम्मी पापा गाजियाबाद वापस आ गए थे, तो मैं भी उनके साथ गाजियाबाद वापस आ गई। गाजियाबाद मेरे एक क्लासमेट था जो लॉयर था, तो उससे मैंने बोला कि ऐसा है कि मुझे डाइवोर्स लेना है और तुम मेरे को कोई ऐसा लॉयर बताओ जो मेरे को डाइवोर्स दिलाए। इधर पर गुरुजी का काम शुरू हुआ। उसने मेरे को एक लॉयर का नाम दिया, उसके सीनियर का। मैं उनके पास गई, पता चला वो गुरुजी के आदमी, वो गुरुजी से मिले हुए थे। उन्होंने मेरे को पापा को मेरे एडवाइस किया कि आप एक और बार जाकर हस्बैंड से मिलो। तो पापा मिले जाकर, तो हस्बैंड ने बोले कि नहीं कुछ नहीं, माने ही नहीं। मेरी तो हिम्मत नहीं थी जाने की, तो मैं तो गई नहीं थी, पापा गए थे। खैर पापा वापिस आ गए। पता नहीं मेरे हस्बैंड को क्या लगा, पता नहीं कुछ इससे लगा कि उन्होंने एक फैमिली काउंसलर इंटरनेट के थ्रू, नेट के थ्रू उन्होंने सबसे टॉप मोस्ट जो फैमिली काउंसलर है उसको कॉल किया और उसको एंगेज किया कि मेरे को काउंसलिंग करनी है। तो उस बंदे का, फैमिली काउंसलर का फोन आता है मेरे पास कि ऐसा है कि आपको काउंसलिंग के लिए आना है। मैंने बोला कि मैं तो नहीं आऊंगी, मेरे हस्बैंड ने आपको किया है एंगेज और उन्होंने वो पैसे देंगे तो आप तो उन्हीं की तरफ बोलोगे, मैं नहीं आती। बोलती कि आप किसी को तो अपनी परेशानी बोलोगे। मैंने बोला मैंने तो परमात्मा को बोल दिया, वो जाने क्या जाने। तो वो बोलते हैं ठीक है, आप ये सोचो कि परमात्मा ने मुझे भेजा है, फैमिली काउंसलर बोलता है। तो मैंने एकदम पूछा आप गुरुजी से मिले हो? तो बोलता हाँ। मैंने वो भी गुरुजी का बंदा फैमिली काउंसलर, देखिए गुरुजी कैसी प्लानिंग करते हैं। अल्टीमेटली क्या हुआ कि मैं उसके पास गई। उससे पहले मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि मैं एक और लॉयर से मिली थी जो मेरी जर्नलिस्ट फ्रेंड ने बताया था। वो करिश्मा कपूर का डाइवोर्स किया था उसने, एक ही सिटिंग की थी मैंने, ठीक है ना, उसका भी सिग्निफिकेंस मैं बताऊंगी। खैर मैं उसके पास गई, उसने बोला मेरे से, फैमिली काउंसलर ने, कि ऐसा है कि ये आदमी मैंने आपके हस्बैंड बदमाशी कर रहे हैं और आप में कोई भी कमी नहीं है, आप अपना बस वजन कम करो और कोई परेशानी नहीं है आपके साथ, आपने कुछ गलत नहीं किया है और इसको बस पैसे जमा करने दो, फिर इसकी खटिया करी करते हैं। लिटरली यू वोंट बिलीव कि 4 दिन काउंसलिंग हुई और बंदा प्यार से इतना मैंने बोलता था, मैं हंसती थी, फैमिली काउंसलर हंसता था और मेरे हस्बैंड छिछिया रहे होते थे। लिटरली ऐसा होता था। 5वें दिन गुरुजी ने एक थॉट दिया मुझे, अब लगता है कि मेरी एक सीनियर, जैसे हौस खास में होती थी मीटिंग, तो ग्रीन पार्क में मेरी एक सीनियर थी, मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरी एक सीनियर थी सुनीता आंटी, तो उनको उनसे मिलना है। मैंने बोला ठीक है, तो मैंने उनको फोन लगाया कि दीदी मेरे को आपसे मिलना है, मैं आपके घर के पास ही आ रही हूँ मीटिंग के लिए, तो कब आऊँ? मैं शाम को आ जाऊँ क्या मीटिंग के बाद? नहीं नहीं, मेरे को शाम को कहीं जाना है, तुम सुबह। तो मैंने बोला ठीक है, मैं 11 बजे पहुंच गई, 2 बजे मीटिंग थी। तो उधर जाकर पता चला कि दीदी भी गुरुजी, बस उनको 4-5 साल से जुड़े हुए हैं और उनके थ्रू गुरुजी ने मुझे बोला कि ऐसा है, तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जानी है, हस्बैंड का कुछ नहीं बिगड़ेगा और बच्चे भी बर्बाद हो जाएंगे, तुम वापस जाओ। मैंने उन सुमिता आंटी के थ्रू, उन्होंने मेरे को अपने सीनियर के थ्रू उन्होंने बोला कि अब जाओ तुम्हारा। और जब मैं मीटिंग में पहुंची
तो अल्टीमेटली ऐसे हुआ कि मेरे हस्बैंड रोए धोए और फैमिली काउंसलर ने भी बोला कि आप वापस जाओ, और मैं अपनी शर्तों के थ्रू वापस आई। एंड यू वोंट बिलीव कौन सी डेट होगी, 7 जुलाई। एंड नेक्स्ट डे मैं हस्बैंड को ले गई 8 जुलाई को बड़े मंदिर। मैंने बोला देखो कहाँ पर है तांत्रिक की दुकान, कोई है तांत्रिक की दुकान? फिर उन्होंने लंगर प्रसाद वगैरह खाया, और फिर वो जुड़े नहीं है, पर हाँ वो मेरे को मना नहीं करते जाने के लिए, एक फिक्स अमाउंट पैसा दे देते हैं खर्चे के लिए, और मेरे को आने जाने के लिए मना नहीं करते। 6 महीने ठीक रहे, फिर थोड़े से गड़बड़ होने लगे। अब गुरुजी देखें अब कैसे क्या करना है, शायद मेरे कर्म और कुछ बाकी हैं उनके साथ, तो इसलिए हो रहा है। खैर उसके बाद मेरे फादर मदर जुड़ गए, मेरे मामा जुड़ गए, मेरे भैया भाभी जुड़ गए, मेरी बहन बहनों जुड़ गए, सारा परिवार गुरुजी से जुड़ गया। पर मेरे ससुराल की तरफ कोई नहीं जुड़ा, ना मेरे बच्चे जुड़े और ना मेरे क्या बोलते हैं हस्बैंड जुड़े। 1 महीने बाद एक फर्स्ट संडे को अगस्त को गुरुजी ने मेरे को डुगरी भी बुला लिया। मेरी फ्रेंड दीपिका आंटी जिनके थ्रू मैं गई थी, वो बोलती कि डुगरी चलोगी? मैंने बोला पता नहीं हस्बैंड जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे, मुझे नहीं पता। बोले कि ट्राई कर, एक सीट बची है तो ट्राई करके देख ले। मैंने बोला ठीक है। बोले कि तुम्हें ना 12 बजे तक 2 बजे तक बताना पड़ेगा। मैंने हस्बैंड को बोला कि ऐसा है कि मुझे जाना है, आप अलाउ करोगे तभी जाऊंगी, और मैं ऐसा कहकर चली गई। 12 बजे तक इंतजार करती रही, कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। 10 बजे मैंने बोला था, 12 बजे अचानक वो बोलते हैं कि अच्छा तुम चली जाओ। कैसे जाओगी पूछा पाछा, और अल्टीमेटली मेरे को लास्ट जो बस सीट थी वो मेरे को मिल गई और मैं चली गई। तो भी अच्छा लास्ट सीट थी तो पीछे वाले की तरफ बैठी मैं, तो उधर पर एक कपल ऐसा था जिसका ना बच्चे नहीं हो रहे थे, मैंने एक बच्ची थी, उसके बाद उसके हमेशा अबॉर्शन हो रहे थे। तो गुरुजी को शायद उसका कल्याण कराना था मेरे यहाँ, यानी हुआ कि नहीं हुआ ये भी नहीं पता मुझे। खैर गुरुजी ने कुछ ट्रीटमेंट मेरे से लिखवाया उनके थ्रू, मेरे थ्रू, और पता नहीं हुआ कि नहीं कल्याण, गुरुजी की मर्जी है वो तो। और अच्छा डुगरी का रहा मेरा, उस समय बुलाया उन्होंने। अब वैसे तो बहुत सारे सत्संग है मेरे पास, पर एक रिसेंट का जो है गुरुजी ने एक मेरे को टेलीपैथी के थ्रू एक चीज समझाई है उन्होंने, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बारे में। अंकल मैं उसके बारे में बताऊं क्या आपको? हेलो जी आंटी, अगर सत्संग है और गुरुजी के मैसेज है तो मतलब बहुत अच्छी चीज है जो आप समझ सकेंगे कि नेगेटिव पॉजिटिविटी गुरुजी कैसे डील करते हैं उस चीज को, और कैसे हमें पॉजिटिव बनाते हैं। मैंने उन्होंने मेरे को एक चीज समझाई, क्योंकि मैं बड़ी परेशान थी ये नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी ये सब चक्करों से। तो उन्होंने मुझे बताया, एक चीज समझाई, अभी रिसेंट में 2 हफ्ते पहले बताई उन्होंने बताया कि देखो नेगेटिविटी होती है एक ब्लैक होल की तरह, ठीक है, जो खींचती है आपको। और दूसरा होता है आपका ऑपोजिट होता है गॉड, जो प्रकाश है, ठीक है, जो ब्लेसिंग देता है और पॉजिटिव होता है। और ये ब्लैक होता है डार्क एंड नेगेटिव। तो बेसिक यूनिट ऐसा समझा जाए तो एटम होता है, आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं। तो उसमें न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन, और उसके चारों तरफ घूमता है इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो उन्होंने बताया कि जैसे अगर आगे में ले आए अपन, तो हम आत्मा को न्यूक्लियस समझें और बॉडी एज अ मीडियम में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, सोल आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। फिर उसी तरह से आप न्यूक्लियस हो जाते हो, फैमिली आपकी मीडियम है, और फिर उसके फैमिली न्यूक्लियस हो जाती है, सोसाइटी इलेक्ट्रॉन फैमिली वो हो जाती है। तो वो बोलते हैं कि आपकी जो नेगेटिविटी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो किस तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं इसी तरह के जो बैड कर्मा के फॉर्म में या एक्शन थॉट जो भी गलत फॉर्म है नेगेटिव, वो आपके मीडियम को अफेक्ट करती है। जिस मीडियम में, जैसे बॉडी में, बॉडी को अफेक्ट करेगी इन फॉर्म ऑफ आपके रोग में, डिप्रेशन में, डिजीज में, कैंसर में। फैमिली में जब आप सेंटर में हो और आपके रिलेशनशिप फैमिली के साथ जो मीडियम है उसमें वो रिलेशनशिप में डिस्ट्रप्शन लाएगी। सोसाइटी में अगर कर रहे हो आप, फैमिली एज ए न्यूक्लियस है और बाकी सोसाइटी आपकी है तो प्योर्स ला रही है, इसी तरह से ब्रह्मांड। उन्होंने बोला है
कि गुरु जी इज अ पॉजिटिव सोर्स एंड व्हाट इज हाउ डज इट ट्रांसमिट दिस पॉजिटिविटी? इट ट्रांसमिट्स थ्रू हिज प्रेजेंस, थ्रू जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, शब्दवाणी, mantra, and they produce positivity in the environment. And when this positivity is given to the soul, its power increases and affects the negative and जो नेगेटिविटी का अफेक्ट है वो डिक्रीज होता है या डाई हो जाता है। और इसलिए अपन को जब गुरु जी दे रहे हैं पॉजिटिविटी तो अपन को अपनी नेगेटिविटी एकदम हटानी है, नहीं तो वो पॉजिटिविटी फिल नहीं होगी। तो उन्होंने बोला है कि ज्यादा से ज्यादा कर्म, थॉट, एक्शन और सभी में इतना ध्यान रखो कि आप नेगेटिव ना हो, जिससे आप पॉजिटिव फील हो सके और मैं आपके जो रोग और जो क्योर्स और रिलेशनशिप इस तरीके से ठीक होते हैं। तो बाकी सत्संग की बात मैं करूंगी। जय गुरु जी, थैंक यू। शुक्राना गुरु जी, शायद मैं कुछ समझा पाई हूँ, आई डोंट नो, भूल चूक माफ। जय गुरु जी, थैंक यू गुरु जी।